21वीं सदी की मूल तकनीक, इसको किस नाम से जानते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। और 21वीं सदी क्या है? 21वीं सदी जो चल रहा है, ठीक है ना, 21वीं सदी जिसमें हम चल रहे हैं। तो वास्तव में ये जो तकनीक है, नैनो तकनीक क्या है? दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले समस्त प्रकार की वस्तुएं या वास्तव में रोटी, कपड़ा, घर, मकान, मोबाइल, नेटवर्क, कंप्यूटर और जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सभी क्या है? नैनो तकनीक ही है सभी। यहाँ तक कि ये जो पेन है ना, पेन का ये जो नीब है आगे वाला, ये इतना सूक्ष्म बनाया गया है, मतलब इतना सूक्ष्म तो है जो हम लोग इसको नीब को देख सकते हैं। इसके पॉइंट में छर्रा होता है इसका, तो बहुत इसको हम लोग देख लेते हैं अपनी नग्न आंखों से देखते हैं। इसके अंदर जो गुणधर्म आता है, किस चीज का आता है? केशिकत्व का। केशिकत्व समझते हैं आप? नहीं, केशिकत्व वह होता है जैसे दिया बाती, जैसे दिया का जो तेल होता है वो कॉटन होता है, तो कॉटन क्या करता है? तेल को एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्प्शन जो वह होता है एक तरह से अवशोषण जो करने की जो क्षमता होती है। जैसे मैंने आपको अभी तक एक चीज ये बताया था कि कोई पदार्थ जब लेवल उसका क्या होता है? इंक्रीज होता है, मतलब उसका जो सरफेस जब इंक्रीज होता है तो उसमें क्या होता है? गुणधर्म बदल जाता है। जैसे मान लीजिए लीव्स हैं, पत्ते, तो जितने आकार में वो होगा लीव्स, उतने ही आकार में क्या होगा? उसके अंदर परिवर्तन होंगे, इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी। किस चीज की? नमी की, जल की, सांस की। भाई हमारा शरीर इतना ही बड़ा है, तो इतना ही बड़े शरीर के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करेंगे। हो सकता है कोई और विकराल दैव के अनुसार हो, बिल्कुल भयंकर शरीर का हो, वो कुछ जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन ले, जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। छोटा सा जो लीफ में पत्ते हैं, कोई से एटमॉस्फेयर से जितना बड़ा उसका स्ट्रक्चर होगा, सरफेस होगा, उतना ही बड़ा वो क्या करेगा? वाष्पोत्सर्जन करेगा, मतलब अवशोषण करेगा, कुछ चीजें देगा इस उसमें प्रकृति में, इस वातावरण में। तो वही चीज है हम लोग जो आज वास्तव में जो वर्णन करना है। पहले तो ये जान लीजिए कि नैनो तकनीक जो है, इसका बाकायदे इसको एक तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, और साइंटिफिकली जो हमें परिभाषित करना है इनको, वो कुछ अलग टाइप से हम इसको परिभाषित करेंगे। तो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली समस्त वस्तुएं, जो 21वीं सदी की जो ये समय चल रहा है, ये नैनो टेक्नोलॉजी का ही पूरी तरह से समय है। इसके अलावा जैसे आप लोग सोलर एनर्जी में क्वांटम डॉट्स से बने हुए क्या देखते हैं? सोलर पैनल। ये क्या है? क्वांटम डॉट्स से बने हुए होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स, आजकल बहुत सारे ऐसे कपड़े बने हुए आ रहे हैं जिसमें सिकुड़न नहीं लग रहा है। जैसे एक बार झाड़ दिया, पहन के आप जा सकते, प्रेस करने की उसको जरूरत नहीं। ये क्या है? नैनो तकनीक से ही बनाया जा रहा है। इसके अलावा लैपटॉप का जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, तो क्या है? नैनो तकनीक से। और एक सबसे बड़ी जो भ्रांति, जो सबसे बड़ी जो हम लोगों के अंदर जो चीजें रहती हैं, नैनो तकनीक क्या है? पूछ लिया नॉर्मली नैनो तकनीक क्या है, तो लोगों के अंदर ये होता है कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म रूप, पदार्थ का सबसे सूक्ष्म रूप को क्या समझते हैं लोग? उसको नैनो तकनीक समझते हैं। लेकिन पदार्थ का सबसे सूक्ष्म रूप नहीं नैनो तकनीक है। पदार्थ की जो संरचना है, संरचनाएं अलग अलग क्या करती हैं? गुणधर्म प्रस्तुत करती हैं। गुणधर्म मीन्स प्रॉपर्टी, अलग अलग गुण अपने रिप्रेजेंट करती हैं। और उसी पदार्थ की संरचना को ही, जिसका एक दायरा होता है, दायरा क्या है?
कि 10⁻⁻9 ही नहीं, कि 10⁻⁻9 ही क्या है, मीटर, वही नैनोमीटर, ऐसा नहीं। उसका एक दायरा क्या है, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻9 के मध्य में उस पदार्थ की संरचना जो इसके मध्य में आती है, ठीक है ना, उस पार्टिकल की संरचना, उस पदार्थ की संरचना जो इसके मध्य में आती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि मैंने बताया था ना कि 1 अरबवें हिस्से और 10⁻⁻7 से 10⁻⁻9, मतलब ये लिमिट है इनका। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, अलग अलग चीजों का अलग अलग लिमिट है। इस लिमिट के दायरे में, इस लिमिट में जो आते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁹ मीटर, अर्थात 100 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक के बीच में जो पदार्थ की संरचना होती है वही क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही है। और जो अपने प्रॉपर्टी या गुणधर्म जो प्रस्तुत करती है वो क्या है, वही नैनो टेक्नोलॉजी का रूप है, प्रारूप। मतलब 1 मीटर का कोई कण, कोई पार्टिकल 1 मीटर का इतने के बीच में मीटर, मतलब आप समझ लीजिए 1 अरबवें तक के भाग। अब उसको आप लोग देखने की तो सोचिए ही नहीं, देखने की तो बात ही छोड़िए, हम लोग एक बार कल्पना करने से नहीं घबराएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते। और उन्हीं तकनीक का जो देन है वो क्या है, वही नैनोमीटर, नैनो टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी क्रीम निकाला और ताड़ा मार लिया चेहरे पे, उससे क्या होगा, पोतलियां होता है कि धूप नहीं लगेगी, और जितने ही धूप लग रही है उतना क्या हो रहा है, एक अलग टाइप का ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है चेहरे पे। वो भी क्या है, 10⁻⁻7 से 10⁻⁹ के बीच में बनाए गए पदार्थ के उस संरचना का भाग है उसमें मिला हुआ, जो अलग प्रकार का गुणधर्म प्रस्तुत कर रहा है। किस टाइप का गुणधर्म प्रस्तुत कर रहा है, जो अलग प्रकार का गुणधर्म प्रस्तुत कर रहा है, जो हमें जिस चीज की नीड है, जिस चीज की हमको आवश्यकता है, वो ऐसा ही क्या कर रहा है, उसी प्रकार का गुणधर्म प्रस्तुत कर रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एक नमक का एक गोला, और उसको बारीक को घिस घिस के रगड़ रगड़ के जो हम बारीक जो कहते हैं ना आयोडाइज नमक, और गिराते हैं ऐसे और थर गिरता है एकदम पाउडर की तरह। अब उस नमक के गोले को आप मुंह में रख लीजिए और उस बारीक पाउडर की चुटकी अपने मुंह में रख लीजिए, दोनों के अलग अलग गुणधर्म तो होंगे ही ना। उस अलग टाइप का जो होगा, या चटनी है, चटनी को खूब पीस के रगड़ रगड़ के खूब पीसिए चटनी को, उसका अलग स्वाद आएगा, उसका अलग गुणधर्म प्रस्तुत करेगा। लेकिन सारी चीजें जो चटनी है, जो सारे सब्सटेंसेस, सारे मटेरियल्स हैं, अगर ला के आपको कटोरी में दे दिया जाए तो कह दीजिए लीजिए चटनी, तो चटनी तो हुआ नहीं, चाटेंगे उसको कैसे, और चटनी है नहीं तो उसको हम गुणधर्म उसका कैसे उसका मालूम करेंगे। तो एक प्रकार से उसका जो स्वाद है, उसका जो गुणधर्म है, उस पार्टिकल का, उस स्ट्रक्चर का, उस पदार्थ की संरचना का, जब इसके मध्य में आ जाएगा तो वही पदार्थ किसका गुण प्रस्तुत करेगा, नैनो तकनीक का गुण वही प्रस्तुत करना शुरू कर देगा। और नैनो तकनीक का जो गुण प्रस्तुत शुरू हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, ये ऐसी बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं जो कहते हैं कि वाटर रेजिस्टेंट है या वियर प्रूफ है, मतलब टूट नहीं सकता। इसको कितनों पटक लीजिए, एक चेयर वाले आते हैं कुर्सी बेचने, तो क्या करते हैं, 5 बार 6 बार उठा पटकेंगे आपके सामने की
मशीनों को, कहेंगे देखिए साहब टूटने वाला नहीं है, अच्छा मोड़ दिखा देंगे टूटने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि वो नैनो तकनीक से बनी हुई चीजें हैं। जो स्प्रे पेंटिंग करते हैं, आप पेंट वगैरह लगाते हैं और बहुत सारी चीजें कोटिंग करते हैं आप, वो कहते हैं कि एक अलग टाइप का गुणधर्म, इसमें शाइनिंग है, इसमें चमक है, इसमें ये है, उसमें वो है, वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ है और एयर रेजिस्टेंट है, हवा उसमें जा नहीं सकती, ऐसा कपड़ा हमने पहन लिया जो बिल्कुल क्या है, विंड चीटर टाइप का है, मतलब उसमें वायु प्रतिरोधी है, एक वाटर प्रतिरोधी है, मतलब जल प्रतिरोधी का काम करता है। ऐसे कपड़े किससे बन रहे हैं? नैनो तकनीक। और वो फैब्रिक, वो पार्टिकल, वो पदार्थ जिसका जिसका क्या, जिसकी संरचना, जिसका स्ट्रक्चर इसके दायरे में आता है, वही क्या है, नैनो तकनीक है, नैनो प्रौद्योगिकी होती है। अच्छा चलिए, इतना तो हम लोग समझा। फायर प्रूफ है, फायर प्रूफ क्या करते हैं? कभी आप लोगों ने एक चीज देखा है कि 11,000 वोल्ट का जो करंट होता है, ऐसे ग्लव्स पहन के एक व्यक्ति और उसको सटाता है तो उसमें करंट चिंगारी निकलती है, ठीक है ना? वो भी एक प्रकार का क्या है, कोई प्रकार का आवेशहीन, आवेश रहित पदार्थ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो क्या है, नैनो तकनीक से बना हुआ है, और नैनो तकनीक से बना के उसकी संरचना को भी, और उसमें किस तरह की संरचना मिलाई, किस तरह के पदार्थ हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों तरह के गुणधर्म हैं उसमें, ठीक है ना? दोनों तरह के गुणधर्म है उसमें, और इसके बीच में उसको, उसकी संरचना को लाते हैं और वो अपना अलग प्रकार का गुणधर्म प्रस्तुत करता है, ठीक है? चलिए, खैर इस चीज को हम लोग जो भी होता है। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को और बताया है कि जो उसकी सरफेस एरिया की जो होती है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा है, उसका जो भी रिएक्शन है आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसको जब इस दायरे में लाते हैं, उसके संरचना को, उसके पदार्थ को संरचना को जब इस दायरे में लाते हैं, तब क्या होता है, तब वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उसमें क्या होता है, डिस्प्लोशन की गुणधर्म आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब वो फट जाता है, बमलास्ट हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से जो है हम लोग इनको जानेंगे। इसके अलावा अच्छा, कुछ आप लोगों को लिखवा दीजिए क्या साथ साथ में, या पहले बता दें तब फिर लिखवाएं, फिर उसके बाद क्यों बताते चले, लिखवाते चले, तो लिखें आप, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी है इस तकनीक को 21वीं सदी की मूल तकनीक के नाम से जानते हैं, मूल तकनीक के नाम से जानते हैं। और मूल तकनीक के आगे लिखिएगा ब्रैकेट में, मूल तकनीक आखिर है क्या? मूल तकनीक ऐसी तकनीक है जो मानव जीवन की, मूल तकनीक ऐसी तकनीक है जो मानव जीवन की समस्त समस्याओं का निराकरण कर दे, समस्त समस्याओं का निराकरण कर दे, अर्थात दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली समस्त
प्रयोग होता है। अच्छा, एक चीज और समझिए, आप लोग समझिए, भारत में 3 चीज का विशेष बोलबाला है और विश्व गुरु बनने की कगार पे भी है। क्यों है? भारत में 3 चीजें क्या क्या है? एक तो जो इंटरनेशनल लेवल पे भारत में जो ख्याति प्राप्त है, किस चीज में? आईटी। दूसरा ब्यूटी, ब्यूटी नहीं, सुंदरता। और तीसरा क्या हो सकता है? स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता, 3 में भारत जो है अग्रणी भूमिका में है, सबसे आगे की भूमिका में। आईटी के क्षेत्र में भारत दूसरे नंबर पर है, दूसरे नहीं तीसरे नंबर। क्या लगता है, दूसरे नंबर या तीसरे नंबर लगता है? आईटी के मामले में सेकंड नंबर का है। ब्यूटी के मामले में, ब्यूटी क्या है? जैसे मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स और भी तमाम तरह तरह की ख्यातियां। इतना ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े शोध संस्थानों में जो अमेरिका को जो सबसे नंबर 1 पे आईटी में खड़ा किया है, यहीं के वैज्ञानिकों ने खड़ा किया है। यहीं के सब साइंटिस्ट वहां 50% से ज्यादा साइंटिस्ट के भारत में मूल निवास है। मूल जो है भारतीय मूल है। तो एक कार्यों की सिद्धि भी एक प्रकार की क्या हुई? उनकी ब्यूटी ही तो हुई, एक प्रकार की वो भी सुंदरता ही। इतना हाइपर जो माइंड है इनके, वो ब्यूटी पन को प्रस्तुत कर रहा, सुंदरता को दिखा रहा होगा। तो इस वजह से भारत अमेरिका के, भारत क्या है? विश्व गुरु के बनने की उसमें है, लाइन में खड़ा है। दूसरा, तीसरा क्या है? स्पिरिचुअलिटी। शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया और अपने संस्कृत साहित्य, दर्शन और तमाम सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया। तो जितना ही पीछे पीछे खिसकते जा रहे थे, उतना ही लोग आगे आगे उनके तरफ बढ़ते जा रहे थे, बहुत दूर तक चले गए। क्यों? उनको सुनने के लिए, उनकी चीजों को समझ रहे थे कि भारत जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में इतना आगे है। जो आज बहुत लोग विश्व में, विश्व के बड़े बड़े जो विकसित जो राष्ट्र हैं, जो आज आविष्कार कर रहे हैं, जो हम आप मोबाइल्स का प्रयोग कर रहे हैं, जो बहुत सारी तकनीकी का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, वही हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने वही स्पिरिचुअलिटी, उसी आध्यात्मिकता के बल पर वही सारी चीजें उन्होंने विकसित किया हुआ था। भाई आज मोबाइल का प्रयोग हुआ है ना, 2001 में 2000 से शुरू हुआ, 98 से शुरू हुआ हमारे यहाँ ना, लेकिन उससे पहले 50 साल पहले, उससे मान के चलिए 19वें दशक में, 20वें शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, या जब मानस की रचना किया वो स्वामी तुलसीदास जी ने, तो किन किन चीजों का वर्णन किया है? पुष्पक विमान जैसी चीजों का वर्णन किया, ऐसी ऐसी चीजों का वर्णन किया कि अदृश्य हो जाते थे, मन की बातों से बात करते थे, मन से देख लेते थे, भविष्य बेटता होते थे, बहुत सारी चीजें होते थे ना। यही साइंटिस्ट सही होता था। एक चीज बताइए, कभी जब इस संपूर्ण संसार का एक बार को अलट पलट जब होगा, कभी हलचल यहाँ मचेगी और फिर कुछ समय के बाद लोग क्या बात करेंगे? अरे भैया वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता था, अमेरिका ने दिया है। हाँ ऐसा था, होता है ना आश्चर्य। वो इसी आध्यात्म की सहायता से, मतलब ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है ना, ये जो पहुंच है हमारी, जो सोच है हमारी,
आप ये सोचिए कि उस चीज तक उतनी बारीकी से जो इसके बीच की जो संरचना है उसको प्राप्त करने के पश्चात हम क्या कर पा रहे हैं, ये इनका उपयोग कर पा रहे हैं, इसका हम उपयोग कर पा रहे हैं। मोबाइल है, बहुत सारे आप देखेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी की ही देन है जो हम लोग सीआरटी क्या है, सीआरटी कैथोड रे टेलीविजन होता था, कैथोड किरण पुंज देखा आपने टेलीविजन, कभी पुराने वाली दुकान पे जाइए और डब्बा रखा होगा बड़ा सा और उसके पीछे से ऐसा तिरछा एक लंबा घर निकला होगा पीछे तरफ, ना निकला है उसे पिक्चर टूल बोलते हैं। तो उसमें जो है कैथोड रे ट्यूब होता था, उसी के थ्रू हमें दृश्य किरणें दिखती थी, दृश्य पुंज जो पिक्चर जो हम देखते हैं उसपे वैसी कैथोड रे ट्यूब के थ्रू देख पाते हैं। जो सिग्नल आता है, तरंगें आती हैं, तरंगें उसको कैच करती हैं, फिर कन्वर्ट होती हैं और फिर किसमें ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स के रूप में वो हमें सामने प्रदर्शित होता है। कैथोड रे ट्यूब पहले होता था, लेकिन अब क्या आ गया, अब तो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा टेलीविजन क्या आ गया, उसमें फ्लैट टीवी आ गया। फ्लैट टीवी मतलब फील्ड इमिशन डिस्प्ले या FED या FED टीवी आ गया, फील्ड इमिशन डिस्प्ले, इमिशन की उत्सर्जन, डिस्प्ले में प्रदर्शन, फील्ड इमिशन मतलब फ्लैट टीवी कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो फ्लैट टीवी रखी हुई, फ्लैट टीवी इतनी पतली सी है बिल्कुल, और जो भी संरचनाएं हैं पदार्थों की, उन्हीं संरचनाओं की ही देन है जो हम इस तरह से इनको देख पा रहे हैं। उसी संरचना उस टीवी में गुण नहीं है ऐसा कि वो नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई टीवी नहीं बनी है, वस्तु नहीं बना है, उसके उस पदार्थ के जो संरचना है, संरचना की वजह से हम वो सारी चीजें देख पा रहे हैं। मेन चीज आप लोग दिमाग में यही रखिए कि किसी पदार्थ की जो संरचना होती है और वो संरचना इसके दायरे में हो संरचना, तो किसका गुण प्रदर्शित करेगी, वो नैनो टेक्नोलॉजी का गुण प्रदर्शित करेगी। वो चीजें नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएंगी, समझ में आ रहा, नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वो आएंगी और वो नैनो तकनीक कहलाएंगी और कुछ अलग टाइप के क्या करेंगी, गुणधर्म रिप्रेजेंट करेंगी, कुछ अलग टाइप की क्या करेंगी, प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है ना। तो इसके अलावा और चीजें हैं, जैसे मनुष्य की संपूर्ण आवश्यकताओं का समाधान करने वाली तकनीक को ही मूल तकनीक कहते हैं, तो आप लोगों ने लिख लिया। इसके बाद इस प्रकार से नैनो तकनीक सभी मूल तकनीकों में शामिल है, लिख लीजिए उसके नीचे। इस प्रकार से नैनो तकनीक सभी मूल तकनीकों में शामिल है, सभी मूल तकनीकों में शामिल है। उदाहरण के तौर पर सोलर एनर्जी में सोलर पैनल बनाने के क्वांटम डॉट्स से बनते हैं या बनाते हैं, क्वांटम डॉट्स से, क्वांटम फिजिक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अभी मैं उस चीज को भी रिप्रेजेंट करूंगा, अलग अलग टाइप की जो भी चीजें हैं, क्या क्या चीजें अलग अलग क्वांटम डॉट्स से बनते हैं, क्वांटम डॉट्स से बनते हैं। इसके बाद इन अदर है, अच्छा कुछ और एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे लैपटॉप में प्रोसेसर, सेकंड एग्जाम्पल लिखिएगा, लैपटॉप में प्रोसेसर
माइक्रो प्रोसेसर के रूप में नैनो तकनीक को ही प्रदर्शित करता है। वैसे ये नैनो तकनीक नहीं है, ये माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर को बस इतना ही लिख लीजिए, माइक्रो माइक्रो वो है, माइक्रो साइंस है, माइक्रो साइंस है, बस इसको नैनो तकनीक मत लिखिएगा। बताता हूँ अलग, मैं उसको कैटेगराइज भी कराता हूँ। उसके बाद देखिए थर्ड, जिस कपड़े को प्रेस नहीं करना पड़ रहा है, जिस कपड़े को प्रेस नहीं करना पड़ रहा है, उसके बाद है अगला सनस्क्रीन क्रीम, सनस्क्रीन क्रीम, सनस्क्रीन क्रीम, वाटरप्रूफ, नेक्स्ट वाटरप्रूफ, एयर प्रूफ, रेजिस्टेंट का लिख सकते हैं, प्रूफ या रेजिस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, फायर रेजिस्टेंट या फायर प्रूफ कपड़े, कपड़े, वियर प्रूफ वस्तुएं, वियर मीन WEAR, टूट फूट, हाँ टूट फूट जो रोधी होगी, मतलब टूटने वाली नहीं है उस टाइप की चीजें, टूटने वाली नहीं हो, जो वियर प्रूफ उनको कहलाती है, वो कहते हैं उनको वियर प्रूफ कपड़े, कपड़े नहीं वस्तुएं, वस्तुएं। नैनो यूरिया, नैनो यूरिया देखिए, नैनो यूरिया, हाँ नैनो यूरिया वो ऐसा खाद, ऐसा लिक्विड, मतलब कहते हैं ना कि पूरा एक बोरे खाद का जो है एक छोटी शीशी में पूरा यूरिया आ गया, तो उसको क्या करना है, एक बाल्टी पानी में एक बूंद डालिए, पूरा यूरिया घोल के छिड़क दीजिए। अब बोरा लाने में आसान है कि छोटा डिब्बी जेब में रखा दिख रहा है, पहले क्या करते थे लोग, फायर साइंस, पहले साइकिल ढकेलते हुए लेके जाते थे, खाल खेतों तक पहुंचाते थे, पीछे से ढकेलने वाले भी रहते थे, तो उठा बोरा लादने में दिक्कत होती थी, कहीं नारा उखड़ जाता था, कहीं हाथ पर कहीं मोच खा जाता होता था। अब क्या है, डिब्बी दिया रखे हैं, 40 किलो का ही हो गया, अब 40 किलो ही हो गया, हाँ 40 किलो मान लीजिए या 50 किलो हो, तो पहले क्या होता था, आप खाद की दुकान में जाइए, हमें रैक लगी है, रैक लगी है, रैक रेलवे से ट्रेन लाती थी उसको, लाते लाते करता था बोरा, मजदूर पे लगाते उतारते थे, ट्रक जो पहुँचता था अलग अलग जगहों गोदामों पे, हमारा बोरा बोरा इधर उधर खेतों तक पहुँचता था, निपट गए, छोटे काम नहीं हो गया। तो नैनो तकनीक क्या है, नैनो यूरिया, नैनो तकनीक। उसके बाद आप लोग इसको समझेंगे आगे, या कुछ इसको लिख ही दीजिए। इन अदर हैंड नैनो साइंस, नैनो साइंस को हम लोग जानेंगे। अब इसमें दो चीजें हैं देखिए, एक तो है नैनो साइंस, दूसरा क्या है नैनो टेक्नोलॉजी, दो चीजें हैं यहाँ पे, नैनो साइंस, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक, पहले हम लोग नैनो साइंस समझेंगे, फिर नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो साइंस वास्तव में है, तो लिखिए नैनो साइंस हेडिंग करिए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ का स्ट्रक्चर या संरचना, पदार्थ की स्ट्रक्चर या संरचना 10⁻⁻7 मीटर, उसी के आगे लिख लीजिएगा 100 नैनोमीटर, ब्रैकेट में 100 नैनोमीटर से
10⁻⁹ मीटर, उसके आगे लिखिएगा 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। वही क्या है? नैनो साइंस। ठीक है ना, वही नैनो साइंस। और जब यही साइंस, यही पदार्थ, यही स्ट्रक्चर जब अपने गुणधर्म प्रस्तुत करने लगता है और उस गुणधर्म के अनुसार हम उनका उपयोग करने लगते हैं वस्तु में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने डेली यूजेज में, तमाम वस्तुओं के रूप में, तो वही क्या है? नैनो प्रौद्योगिकी है, नैनो तकनीक है। ठीक है भाई, नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें और लिखिए, किसी पदार्थ की इस संरचना में, किसी पदार्थ की इस संरचना में अध्ययन करने से पदार्थों में अज्ञात गुण प्रकट होता है, या उसकी संरचना में, पदार्थों की संरचना में लिखिएगा, पदार्थ नहीं, उसकी संरचना में अज्ञात गुण प्रकट होता है। ऐसा गुणधर्म प्रस्तुत होता है उसमें जो एक बार को आश्चर्यचकित कर देता है कि वही चीज जो ठोस चीज में इतना बड़ा दिखता था, वही इतना उसमें आके मीटर 10⁻⁹ उसके बीच में आने के बाद वो अपने गुणधर्म ही पूरा बदल दे रहा है, सब उसका पूरा सिस्टम ही पूरा बदल जा रहा है। चलिए, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इसमें लिखिएगा, ऐसे गुणधर्म जो रिवोल्यूशन लाते, रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति लाते, ऐसी प्रॉपर्टी जो क्रांति लाते। तो क्रांति ही तो है, क्रांति से कम है क्या? बहुत बड़ी बड़ी क्रांति हो रही है। अच्छा, एक चीज और देखिए, अब और चीज समझिए। जैसे आपका कार्बन है, कार्बन किसमें? अभी कोयले में होता है, कोयले में कार्बन होता है। अब कोयला है, मान लीजिए कोयला है, यहाँ पे कार्बन क्या है? कार्बन। कार्बन का किसी को मालूम है? परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक। अच्छा, कितने लोग इसमें हाई स्कूल तक या इंटर तक साइंस पढ़े हैं? सभी लोग आप पढ़े हैं? ये चीजें वही लगभग सब सकता है जिसको जनरल साइंस का नॉलेज लगभग हो, 6 है। तो उसका जो इन्होंने परमाणु भार बताया है 12 है, तो 12 समस्थानिक तो 3 प्रकार के होते हैं, 12 में 13 में 14 होते हैं। तो इसका जो कार्बन है, मान लीजिए कोयला है, कोयला जैसे आपसे कहा जाए कि ऐसा है, एक इतना बड़ा कोयले का टुकड़ा जरा उसको जेब में रखेंगे आपको? नहीं रखेंगे, क्यों? गंदा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इसको भी तो रखते हैं आप लोग, ये क्या है? अरे सर, ये तो मोबाइल है, साफ सुथरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप कह रहे हैं क्यों ना जेब में रखिए? ये भी कार्बन है, लेकिन कब है उसको मैं बताता हूँ। ये कब है कार्बन, इसको मैं बताता हूँ। ये भी कोयला ही है भी, लेकिन आप उसको जेब में रखते हैं, वही कोयला आप उसको जेब में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है, कार्बन कई उसमें मिलते हैं, जैसे कब? जैसे कोल है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये चल नहीं रहा है, कोल है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोल है,
ग्राफीन है, ग्राफीन है और कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब। अब ये सब तो है, ठीक है, सही है, हो गया। सभी खुल जाएगा। इस प्रकार से कार्बन के ये सभी जो है पोल हो गए, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफीन हो गया और कार्बन नैनो ट्यूब हो गया। इसीलिए कार्बन के लिए क्या है, सभी अपर रूप, मतलब एक प्रकार से ये रूप है सभी। लेकिन अगर आपसे कह दिया कि कोयले के टुकड़े को अपने जेब में रख लीजिए तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। लेकिन इसी ग्राफीन से ही बना हुआ जो आपकी मोबाइल का टच स्क्रीन है, टच, या जो हम लोग डिस्प्ले पे जो देखते हैं, डिस्प्ले पे जो टच जो होता है वो ग्राफीन से ही बना हुआ चीज है। मोबाइल आप अपने जेब में रख पाते हैं। ये वजह क्या है? उसका वजह है, बता दो उसका वजह क्या है। जैसे डायमंड हो गया, डायमंड ही क्या है, कार्बन का एक प्रकार से रूप है। और रूप कैसे है? इसी कार्बन के ही पदार्थ का संरचना है, उसी जो उसका वह है उसी का संरचना है, कणों की संरचना की देन है। इस संरचना के अंतर्गत जब वो आती है तो डायमंड होती है। लेकिन उसकी संरचना कैसी होती है? कार्बन का टेट्राहेड्रल, जब sp2 जो उसमें फार्मूला को व्यक्त करते हैं, sp2 और टेट्राहेड्रल फार्मूला को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कैसी होती है? तो यह स्ट्रक्चर जो है, इसके कणों का जो स्ट्रक्चर है, जब इस फॉर्म में टेट्राहेड्रल फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके कणों की संरचना को, तब ये किसका रूप बनता है? हीरा बन जाता है। वही कार्बन हीरा बन गया। और वही जो कोयला है, 1 किलो कोयले का भाव कितना होगा इस समय? 14-15 रुपया, हम कहते हैं 20 रुपया होगा। लेकिन 1 किलो जो ग्रेफीन है, ग्रेफीन ये कितने का होगा? 1.5 करोड़ का हो जाएगा। वही 1 किलो ग्राफीन 1.5 करोड़ रुपया में किलो। क्यों? क्योंकि उनके पदार्थों के जो वह है संरचना में हमने यहाँ परिवर्तन कर दिया, और जब उनके संरचना में परिवर्तन हो गया तो वही क्या हो गया? हीरा बन गया। वही क्या हो गया? ग्राफीन बन गया। और वही क्या हो गया? ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट एक प्रकार का अधातु है, अधातु है। और ग्रेफाइट जो है sp2 की संकरण है। और किस टाइप से है? पॉलीहेक्सागोनल, षटफलकीय। और जब षटफलकी उसमें करते हैं हम, षटफलकी जब करते हैं, षटफलकी जब वो संरचना में करते हैं तो क्या होता है कि षटफलकीय संरचना वही क्या हो जाता है? ग्रेफाइट। वही कार्बन के कणों को इस तरह की संरचना में हम क्या करते हैं? ढाल देते हैं। और जब इस तरह की संरचना देते हैं तो वही क्या बन जाता हो? ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट एक प्रकार का क्या है? अधातु है। और जो अधातु है ग्रेफाइट, ये एक ऐसी अधातु है जो आवेशित होती है। आवेशित से मतलब है कि उसमें वैद्युत चालकता होती है ग्रेफाइट में। कभी पेंसिल को नोक दोनों तरफ छेद लीजिएगा, छेदिए, करिएगा नहीं, बिजली में
तरफ से लगाइए दूसरी तरफ झटका मार देगा, जबकि वो क्या है, ग्रेफाइट एक प्रकार का आधात है, लेकिन वो आधात होते हुए भी इस विश्व का सबसे प्रथम मतलब ऐसा आधात जो आधात होते हुए भी उसमें क्या है, करंट फ्लो होता है, उसमें वैद्युत चालकता का गुण होता है, उसमें वैद्युत चालकता का गुण होता है। तो जब जितने ही संरचनात्मक दृष्टि से इसको देखेंगे, हम अलग अलग संरचना में देखेंगे जब हम, तो इसमें अलग अलग क्या होगा, गुणधर्म होगा, और जब वही ग्राफिक के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, टच स्क्रीन, टच बन जाएगा, किसी चीज का टच, उसको फिर हम टच के रूप में यूज करेंगे। फिर उसके बाद है कार्बन नैनो ट्यूब है, ये सभी चीजें वही कोयला क्या है, इतने सारी चीजें और उसकी संरचना में परिवर्तन करती है, यही नैनो टेक्नोलॉजी है वास्तव में। मतलब इस ब्रह्मांड का कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसको हम इस संरचना में ढालने के बाद एक चीज विशेष रूप से आप जान लीजिए, इनका जो साइज है ना, इसकी संरचना का जो साइज है ये इन्हीं के मध्य है, मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य सभी, ठीक है ना। और उसमें अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग संरचना में, अलग अलग जो उसके वह हैं, ये साइज भाई बहुत सारे साइज हैं, जैसे 10 to the power -8, 10 to the power -8 पॉइंट समथिंग, कुछ बहुत सारी चीजें, अभी मैं उसको बताता हूँ, उसको डिस्क्राइब करता हूँ मैं आगे। इसे अलग अलग संरचना को उसके मध्य में जो भी चीजें संरचनाओं के साइज होंगे उसमें आएगा, नैनो टेक्नोलॉजी में आएगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे फोन का टच स्क्रीन मैंने बताया ही ग्राफिक में, तो एक चीज इसको तो आप लोग लिखिए टच स्क्रीन काम कैसे करता है सर? वही जो कोल है, कोल कार्बन का जो वह है, उसको हम संरचनात्मक दृष्टि से बदल देते हैं, उसकी संरचना ऐसा दे देते हैं जो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्राफीन, और ग्राफीन में चेंज करने के बाद उसको हम टच स्क्रीन। आप कहोगे सर शीशा कैसे बनाते हैं? सोचिए, जो चीजें हैं, शीशा है, मान लीजिए आप इसमें अपना देखते हैं, फेस देखते हैं, तो आप जानते हैं सिलिका और कई सारी चीजें जो रेत की कड़ें होती हैं और तमाम चीजों उसी से बनता है शीशा। अब मान लीजिए जिसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि चटनी है, अब आप वही पूछे सर चटनी कैसे बनता है, टच कैसे बनता है, मतलब वही चीज पूछ रहे हैं आप, चटनी कैसे बनता है, इसको इतना बारीक पीस के और इस लेवल पे लाते हैं, और लाने के पश्चात क्या होता है पता है, कोयले में भी चमक होती है, शाइनिंग होती है। जब उसको खूब पीसेंगे तो पीसने के पश्चात जब उसमें लेवल में आ जाएगा तो वही हीरा बनता है, वही अच्छा। उसके जब संरचनात्मक दृष्टि से तो सठ फल की, और फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल उसमें जब संरचना में लाएंगे तो अलग अलग रूप लेता जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग वही रूप लेता जाएगा। चलिए अभी आगे क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा। तो है, तो अब आप सोचिए कि जैसे धनिया है, मिर्चा है, खड़का नमक है, खड़ा मतलब बड़ा, और ऐसे कई सारी लहसुन है और कई सारी चीज है, तो आपसे कटोरी ला के दे दिया, कह दिया लीजिए चटनी, आप सोचिए चटनी थोड़ी है, मतलब यह है कि उसी चीज को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, एक माइक्रो लेवल की उसमें संरचना में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और कन्वर्ट करने के पश्चात एक प्रकार की जो उसके पदार्थ, उसके कण का जो संरचना है हम बदल दे रहे हैं ना, बदल दे रहे हैं। तो जब उसकी संरचनात्मक परिवर्तन हो जा रही है तो अपने अलग प्रकार के गुणधर्म प्रस्तुत करेगा। जो चीज हम मान लीजिए खाते हैं तो खाने के बाद उसको चबाते हैं, चबाने के बाद उसमें क्या आता है, तीखा, खट्टा, कसैला, मीठा, उसमें अलग टाइप का स्वाद आता है ना। इसको देखते ही आप समझ जाते हैं ये स्वाद आ गया, देखने से स्वाद आता नहीं,
चबा चबा के उसका जो निकालते हैं उसमें से रस, उसका जो सारा रस निकालते हैं तभी तो हुआ ना, इसको जमाया जाता है। ये जो स्क्रीन है आपकी ये जमाई जाती है। ये जो कपड़े आप पहनते हैं जिसपे सिकुड़न नहीं होते हैं, जैसे आपने धुला और इसे एक बार झाड़ दिया, प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये कपड़े कैसे होते हैं? जमावटी कपड़े होते हैं। और यही जमावटी कपड़े क्या होते हैं, आपको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और उनके कणों को इस नैनो तकनीक के माध्यम से जमाया जाता है। और वही क्या करते हैं, फाड़ के दर्जे से सिल देता है। यही तो होता है और कुछ थोड़ी नहीं, बस उसके कणों के संरचना में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। और जब संरचना में परिवर्तन कर देते हैं तो क्या होता है, वो अलग प्रकार का गुणधर्म प्रस्तुत करता है। ठीक है ना? जब हम लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है इस प्रकार के अलग अलग संरचना पदार्थों के अज्ञात गुण के साथ एक नोबेल प्रॉपर्टी आदर्श गुण प्रस्तुत करता है। आदर्श गुण। और एक चीज आपको और जाननी है, टेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल वही होता है जहां मानव हित और मानव कल्याणार्थ जो चीजें हों। ठीक है ना? डिस्ट्रक्टिव नहीं, रक्षा प्रौद्योगिकी। डिस्ट्रक्टिव प्रौद्योगिकी कहीं आपने नाम सुना है? रक्षा प्रौद्योगिकी मतलब अपनी आत्मरक्षा के लिए, किससे? पिशाचों से, प्रेतों से, दैत्यों से। वो मानव थोड़ी नहीं, जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है वो प्रेत या दैत्य की श्रेणी में तो आएगा ना। तो मानव हित के लिए की जाने वाली उस तकनीक को ही क्या कहते हैं? मानव हित के लिए किए जाने वाले उस सर्च को, उस आविष्कार को ही क्या कहते हैं? तकनीक कहते हैं। आपने ऑफेंसिव तकनीक तो सुना ही नहीं है। किसको कहते हैं इसको? ऑफेंसिव मीन्स क्या? आक्रामक तकनीक। कभी सुना है? आक्रमण करने वाली तकनीक। क्या सुना है? रक्षा तकनीक। अब रक्षा तकनीक में क्या है? रक्षा तकनीक वही है जो मानव कल्याणार्थ, वही क्या है? रक्षा तकनीक। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अब जब ऐसी तकनीकें जब मानव हित से ऊपर होने लगती हैं, मानव हित से बाहर आने लगती हैं, ओवर होने लगती हैं, तो उनको किस नाम से दिया जाता है? कौन से नाम से दिया जाता है? वो डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी में आता है। वो मानव के लिए विनाशकारी तकनीक में आ जाती है। और जब इस तरह की तकनीक जब जन्म लेती है तो क्या होता है उसके लिए? बहुत सारे ट्रीटी, बहुत सारे निषेध, बहुत सारे जो है तमाम तरह के बाउंडेशंस लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना? जैसे मैंने आप लोगों को पिछले इसमें बताया था बायोटेक्नोलॉजी में कि जो भी है आर्टिफिशियल बॉम्ब। आर्टिफिशियल बॉम्ब क्या है? आर्टिफिशियल बॉम्ब, आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भ, कृत्रिम जो वो सिस्टम है पूरा गर्भ धारण करने के लिए, या गर्भ तकनीक जो निकाय है सिस्टम, आर्टिफिशियल बॉम्ब। मतलब वैज्ञानिक इस चीज के लिए भी परेशान है कि आर्टिफिशियल बॉम्ब का कैसे खोज निकाला जाए। जो एक सरोगेट मदर जो कार्य कर रही है वही कौन करे? एक आर्टिफिशियल बॉम्ब के द्वारा हम उसको तैयार करें। मतलब कृत्रिम क्या? गर्भ, कृत्रिम गर्भ की तलाश में। और उसकी जरूरत है भी, डिस्ट्रक्टिव वर्क में नहीं, उसके अच्छे वर्क में, अच्छे कार्य में। क्या? जैसे विलुप्त प्राय जो जीव हैं उनका क्या करना है? उनके जीन से, उनकी सेल से हमें क्या तैयार करना है? उसी प्रकार की क्लोनिंग तैयार करनी है। तो क्लोनिंग तैयार करने के लिए हमने आपको सारे प्रोसेस बताए थे। बस जरूरत किस चीज की है? आर्टिफिशियल बॉम्ब की। बॉम्ब भी वो नहीं है, बॉम्ब नहीं, वो वाला बॉम्ब नहीं, वो आर्टिफिशियल गर्भ उसकी। ठीक है, वो चीज। यहाँ इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे, जब मैं अभी आप लोगों को बता भी रहा था, एक प्रकार से मेटलिक रबड़, ये तैयार करने
नॉर्मल हाथों में जाएगा, वो तकनीक। वो चला जाएगा अपने आप। नहीं तो उस पर बाउंडेशन है भाई ना। जैसे मान लीजिए एक तकनीक आई कि हम भ्रूण की जांच कर सकते हैं, भ्रूण की जांच होती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो इनके पेयर्स हैं 23 जोड़ी क्या है, गुणसूत्र है, 22 जोड़ी गुणसूत्र तो सब कुछ आपके पूरे हर चीज को दर्शाते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र है वो क्या दर्शा रहा है, वो XX और XY की संकल्पना को दर्शा रहा है, जो 23वां जोड़ी है। तो हम वो कैसे हम लोग पता कर पाते हैं भ्रूण में लिंग की जो जांच होती है कैसे होती है, वो ऐसे ही होती है। 23वां जोड़ी को ही हम इससे रिकॉग्नाइज करते हैं कि यह XX गुणसूत्र प्रदर्शित कर रहा है कि XY गुणसूत्र प्रदर्शित कर रहा है। वन में तो ये भी है सर, लेकिन तब भी तो होता है कहीं कहीं पे। होता है तो वही है, लेकिन जब पकड़े गए चचा तब क्या होता है? वो भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वही तो। जब देखिए मैंने बताया ना कि जब किसी तकनीक का डिस्ट्रक्टिव वर्क में जब प्रयोग होना शुरू होता है तब क्या होता है, तब उस पर बहुत सारे कानून लगते हैं, बहुत सारी सजा का प्रावधान किया जाता है, बहुत सारी तमाम तरीकों से उसको रोका जाता है, रोक दिया जाता है। सिर्फ देखने में लगता है रोका गया, लेकिन होता नहीं है। होता नहीं है। मान लीजिए वही मिसाइल, वही ड्रोन, वही प्रौद्योगिकी, वही सारी चीजें अपने डिफेंसिव वर्क के लिए इस्तेमाल होता है और उसी का प्रयोग कौन करता है, टेररिस्ट भी करते हैं। अब भाई मैंने एक चीज बताया कि भारत जो है IT में आगे है, लेकिन पाकिस्तान भी आगे नहीं आगे है ना। कैसे आगे है, वो इंटरनेशनल टेररिज्म में आगे है, और ये किस में आगे है भारत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे है। हर कितना ही है कि ये जो है पाकिस्तान IT में आगे है, मतलब इंटरनेशनल टेररिज्म में, और भारत किसमें आगे है, IT में आगे है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे है। तो दोनों चीजें हैं, यहीं पे डिस्ट्रक्टिव भी है, यहीं पे ऑफेंसिव भी है, यहीं पे डिफेंसिव भी है। दोनों परंपराएं और दोनों प्रौद्योगिकियां यहीं पे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए जैसे मेंस में या प्री में भी कुछ चीजें ऐसे पूछ रहा है कि कथन कारक के रूप में आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको प्री की तैयारी वास्तव में करना है तो आप मेंस की तैयारी करते रहिए, डायरेक्ट मेंस की तैयारी करते रहिए, क्योंकि आजकल परीक्षाएं ही ऐसे पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा ऐसी है जो 2 लेवल की है, हम कहते हैं स्टेट PCS या UPSC की तैयारी, दोनों करना है आपको, तो आप मेंस की तैयारी करिए, डिस्क्रिप्टिव चीजों को पढ़िए पूरा। क्यों? क्योंकि कथन कारक जो पूछ रहा है आपसे इस तरह से बहुत सारे वो सिम्बोलॉजी वाली जो चीजें पूछ रहे हैं, वो कैसे पूछ रहे हैं, जब आपको पूरी डिटेल जब आपको कोई चीज पता होगी तब। भाई कथन कारक की आप कुछ तभी कर पाएंगे, उसको सही और गलत तभी आप समझ पाएंगे जब आप पूरा डिटेल उसके बारे में पढ़े रहेंगे, तभी हो पाएगा समझ में। पूरा डिटेल खुल के पूरा एकदम ओपन, मतलब डिटेल पूरा विस्तृत आप पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से अब मैं बात करता हूं किसकी, स्टीफन हॉकिंस महोदय की। स्टीफन हॉकिंस ने क्या दिया था, जो आधुनिक, कौन कहलाते हैं भाई, स्टीफन हॉकिंस जो है जो आधुनिक आइंस्टीन कहलाते हैं। उन्होंने क्या कह दिया आप समझिए, अभी आपको और थोड़ा क्लियर होगा। जब तक हम पूरा घर से पहुंच नहीं जाएंगे अपने गंतव्य तक, तब तक आप थोड़ा सा कंफ्यूज कहीं थोड़े से रहेंगे। जब आप पूरा एक बार पूरा ओपन उसको जान लेंगे क्लियरली, तब आप उसको एप्लीकेशन समझेंगे, उसके टाइप समझेंगे, उसके बहुत सारी चीजें, उनके गुणधर्म समझेंगे, उनके बहुत सारी चीजें समझेंगे, उनके यूज समझेंगे। जब ये मैथोलॉजी उसके समझेंगे तब आप पूरा आप एकदम विस्तृत आपको समझ में आ जाएगी। तो स्टीफन हॉकिंस ने क्या किया कि 4 प्रकार के साइंस का इन्होंने वर्णन किया। कौन कौन से? एक तो मैक्रो साइंस, देखिए समझिएगा, एक मैक्रो साइंस, दूसरा है माइक्रो साइंस,
स्थूल विज्ञान, इसको कहते हैं सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान। इसके बाद है माइक्रो साइंस, माइक्रो साइंस और नैनो साइंस, और फिर न्यूक्लियर साइंस। नैनो साइंस और इसको नैनो विज्ञान कहते हैं, और न्यूक्लियर साइंस। न्यूक्लियर विज्ञान या नाभिकीय विज्ञान, इसको नाभिकीय विज्ञान के नाम से, न्यूक्लियर नहीं, नाभिकीय। चार तरह के विज्ञान इन्होंने बताए। इसमें इन्होंने क्या बताया, इनके अलग अलग साइज भी बताए, इनके कणों के संरचना के बारे में। देखिए, इस चराचर जगत में बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब उनको अलग अलग संरचनात्मक रूप दिया जाए, अलग अलग संरचनात्मक साइज दिया जाए अलग अलग, अगर तो अपने अलग अलग गुणधर्म प्रस्तुत करेंगे। वही नमक का पहाड़ वो अलग गुणधर्म प्रस्तुत करेगा, वही नमक का थोड़ा छोटा साइज भक्का वो अलग गुणधर्म प्रस्तुत करेगा, वही नमक का पिसा हुआ बारीक वो अलग गुणधर्म प्रस्तुत करेगा, वही नमक का घुला हुआ रूप वो अलग गुणधर्म प्रस्तुत करेगा। मतलब वही नमक का घुला हुआ रूप फट से आपके पेट में जाएगा, पता चलेगा हाँ नमकीन पी लिया हमने। और वही नमक का पहाड़ खाली उसको आप देखेंगे समझेंगे नहीं, जब तक चाटेंगे नहीं जाके। अलग अलग गुणधर्म उसका है ना, हुआ नहीं? तो अलग अलग गुणधर्म कैसे? उन पदार्थों के संरचनात्मक तरीके से, उन पदार्थों के कणों के अलग अलग संरचनात्मक साइज। आप क्या करेंगे तभी समझ पाएंगे। तो ऐसे ही इसमें भी है 10⁻³ मीटर से 10⁻⁷ मीटर। ये इसको हटा देगा, लिखते चलिए इसको, हाँ लिखते चलिए, सब लिख दीजिएगा। चलिए लिखिए, ये सब लिखे हैं आप? यस सर। नहीं लिखे? चलिए लिखवा दो, परेशान समय नहीं रहता है। चलिए लिखिए, लिखो। जब लिखने में फंस जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। पहले समझ लीजिए, मैं यही थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूँ। 10⁻³ से 10⁻⁷ मीटर। माइक्रो साइंस स्थूल विज्ञान क्या है? इनके पदार्थों की जो संरचना है, संरचना का जो इनके मतलब साइज जो इनका ये कितना है, 10⁻³ से 10⁻⁷, मतलब लार्जर साइज। अरे भाई सिंपल सी बात है, 1 मीटर कितना होता है? 1000 मिलीमीटर। तो 1000 मिलीमीटर से ऊपर की चीज हुआ नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। 10⁻⁴ ऐसे मिलीमीटर या मीटर ऐसे लिख सकते हैं। 1 मीटर बराबर 1/10⁻³ मीटर हुआ ना मीटर। अब ये मीटर में ही है, और मिलीमीटर कब बनेगा पता है? इसको मिलीमीटर में ऐसे मिलीमीटर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाला पान है ना, फिर ये बन जाएगा मिलीमीटर। बनता है ना? मतलब 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। अभी कंफ्यूजन में है। वास्तव में जब हम इसको लिख दिए जी -3 कर दिए तो नहीं होगा। जब हम इसको इस तरह से ही होगा, जब हम इसको 1000 मिलीमीटर सीधे इस तरह कहेंगे तब ये ऐसे होगा। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ठीक है ना? क्यों समझ में आया? समझ में आ रहा है आपको? मैंने एक चीज का थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ था, उसको बता देता हूँ। चलिए अभी उसको करिएगा तो सही रहेगा, समझ लेंगे आप लोग। इसके बाद है 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻। अच्छा एक चीज,
क्या जगह नहीं भाई, क्या करें। ऐसे इधर वाला हटा दे, क्या रिमूव कर दे, फिर देखिएगा, लिख लीजिएगा, इधर ही कर देते हैं ना ऐसे। चलिए इधर ये इसका ये साइज है, रियल साइज। और दूसरे का इसका साइज 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर से 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, माइक्रो साइज। फिर इसके बाद नैनो साइज का क्या है, 10 टू द पावर माइनस 7 से 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस 7 से 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, ये है। इसके बाद है आपका न्यूक्लियर साइंस, नाभिकीय विज्ञान, 10 टू द पावर माइनस से नीचे की संरचना, 10 टू द पावर माइनस 9 से 10 टू द पावर माइनस 9 से नीचे की संरचना, ठीक है ना, उससे नीचे की संरचना। मतलब ये है कि इससे नीचे की संरचना, मतलब इससे भी बहुत सूक्ष्म, ठीक है ना। तो अपर लेवल का कौन होगा, ये वाला होगा, उससे सेकंड लेवल का ये होगा, और उससे थर्ड लेवल का ये होगा, और सबसे अंतिम वाला ये होगा। मतलब जो उससे भी ज्यादा अगर उसको आप संरचनात्मक दृष्टि से कर देंगे तो नाभिकीय विज्ञान मतलब क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट उसी एल्यूमिनियम को मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब इससे भी नीचे की स्थिति में आएगा तो ऑक्सीजन को क्या होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो एक्सप्लोसिव बन जाएगा, विस्फोटक बन जाएगा। तो इसी तरह से क्या है, न्यूक्लियर जो साइंस है वो क्वांटम फिजिक्स के नियम पे आता है। न्यूक्लियर साइंस क्वांटम फिजिक्स, फिजिक्स लिखते चलिए, थोड़ा लिखते, क्वांटम फिजिक्स के नियम। न्यूक्लियर साइंस किस पे है, क्वांटम फिजिक्स के नियम पर, ये फिजिक्स का नियम इस पे लागू होता है। इसके बाद माइक्रो साइंस जो स्थूल विज्ञान है, इस पर ग्रेविटेशनल फिजिक्स मतलब गुरुत्वाकर्षण जो भौतिकी है, गुरुत्वाकर्षण भौतिकी प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माने विद्युत आकर्षण, विद्युत चुंबकीय आकर्षण का गुण दोनों होता है इसमें, गुरुत्वाकर्षण भौतिकी और प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय। ये सर आपने नाम क्या बताया था, स्टीफन हॉकिंस महोदय ने ये 4 विज्ञान दिया। स्टीफन हॉकिंस, गिवन बाय स्टीफन हॉकिंस। ये एक ही है, नहीं यही है, स्टीफन हॉकिंस के द्वारा दिया गया, जिसको क्या कहते हैं हम, आधुनिक कौन कहते हैं जिसको, आधुनिक आइंस्टीन की जिसको संज्ञा दिया स्टीफन हॉकिंस। और ये हो गया, और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी और विद्युत चुंबकीय भौतिकी का गुण, विद्युत चुंबकीय भौतिकी का इसके अंदर गुण प्रदर्शित करता है। किसके अंतर्गत, स्थूल विज्ञान मैक्रो साइंस के अंतर्गत। इसके पश्चात माइक्रो साइंस अथवा सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत क्या है, सूक्ष्म विज्ञान, इस पर वीक फोर्स का नियम लागू होता है, कमजोर बल का नियम लागू होता है, वीक फोर्स का। इस पर वीक फोर्स, कमजोर बल, का नियम लागू होता है। कौन सा बल, ससंजक और असंजक बल आपने सुना होगा, ससंजक बल और असंजक बल। दिख रहा है तो समझ लेंगे क्या, लिखते हुए नहीं समझ पाएंगे, रुक जाइए थोड़ा
वीक फोर्स का नियम लागू होता है। वीक फोर्स से तात्पर्य जैसे दो बूंद को मिलाकर एक हो जाती है, अर्थात ससंजन बल। दो बूंदें जब मिलती हैं एक हो जाती है, मतलब ससंजन बल, जिसको क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। और उसके अलावा समान पदार्थ के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और असमान पदार्थ के जो वो होते हैं लगने वाले जो बल हैं उनको क्या कहते हैं, एडहेसिव। गोंद होता है, गोंद तो अलग अलग टाइप के पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं, स्लेस और कौन कौन सा चीज मिला के बनाया जाता है ना, अलग अलग टाइप के पदार्थ होते हैं ना, तो उसके बीच में कौन सा बल लगता है, एडहेसिव। एडहेसिव उसका नाम क्या होता है, गोंद का नाम क्या होता है अंग्रेजी में, एडहेसिव बोलते हैं ना उसको, नहीं समझ में। ससंजक और असंजक बल के बारे में आप लोगों ने नाम सुना है? यस सर। तो ससंजक बल वह बल है जो समान प्रकार के पदार्थों के बीच में जो लगता है, वो क्या ससंजक बल। अरे भाई पानी में पानी मिला दो तो ससंजक हो जाता है ना, हुआ। और लेकिन वो असमान प्रकार के जो होते हैं उसमें क्या होता है, असंजक बल होता है। अलग अलग टाइप के पदार्थ मिलाइए, फिर पानी को पानी में ऐसे अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग गिरा दीजिए, डाल दीजिए। लेकिन जब गोंद, जैसे मान लीजिए आप गोंद लिए, एक गिलास गोंद फेविकोल, अब फेविकोल कैसे गिराइए, कहीं फट से गिर जाएगा, गिर जाएगा फट से। जैसे फेविकोल का डिब्बा लीजिए और इसे कहीं कूड़े दीजिए, अब गिर जाता है, नहीं गिरता है, चिपका रहता है। उसको लकड़ी से निकालेगा, चम्मच से निकालेगा, च्यवनप्राश का होता है, गिर जाता है। मान लीजिए कोई टाइप का पानी नहीं है, कुछ ऐसा है खुला हुआ, गिरा चर से अलग हो गया, लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन वही च्यवनप्राश जो होता है उसमें कैसा, एडहेसिव, मतलब असंजक बल होता है, ठीक है। तो दो पदार्थों के, दो विपरीत पदार्थों के मध्य लगने वाले बल लिख लीजिएगा, अभी लिख लीजिए और बता दूँ, परेशान। उसके बाद पहले समझ लीजिए आप, तो जो दो समान प्रकार के जो पदार्थों के बीच में लगने वाला बल को ससंजक बल, और जो विपरीत प्रकार के पदार्थों के बीच में लगने वाला बल असंजक बल, जिसको एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो इसी प्रकार का जो है एक वीक फोर्स होता है इसके मध्य में, जो नैनो ये होता है, माइक्रो जो होता है, ये माइक्रो के लिए, ठीक है ना, माइक्रो। इसके बाद है माइक्रो के अंदर कैसा वीक फोर्स लगता है। तीनों का तो बता दिया उन्होंने कि पहले में विद्युत जो है गुरुत्वाकर्षण भौतिकी और विद्युत चुंबकीय भौतिकी, इसमें स्थूल विज्ञान। सबसे लास्ट वाले में न्यूक्लियर साइंस में क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स। माइक्रो साइंस में वीक फोर्स या कमजोर बल या ससंजक असंजक टाइप के बल। लेकिन जो नैनो साइंस है ना, नैनो साइंस जो है, नैनो साइंस को कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? नैनो साइंस ऐसा साइंस है, ऐसा फिजिक्स है जिसमें अनंत संभावनाओं वाला जो साइंस है। नैनो साइंस जैसे इस प्रकार के साइंस तो ठीक है, इनका फिक्सेशन है, एक इनका नियत जो चीजें हैं कि इस प्रकार के साइंस में वीक फोर्स लगेगा, कमजोर बल लगेगा। इस प्रकार के साइंस में, माइक्रो साइंस में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी, चुंबकीय भौतिकी का ये प्रदर्शित करेगा, इनके कणों का, इसके जो कण है इनके स्ट्रक्चर, ठीक है ना। न्यूक्लियर साइंस में इनके जो कणों का स्ट्रक्चर है, पदार्थ के कणों का स्ट्रक्चर है, वो क्वांटम फिजिक्स के नियम पे चलेगा, क्वांटम फिजिक्स का प्रस्तुत करेगा। लेकिन जो नैनो टेक्नोलॉजी है या नैनो साइंस है, वो अनंत संभावनाओं वाला है। मतलब वह जो है 10 टू द पावर 7 से लेकर 10 टू द पावर -9 मीटर तक इनके अगर पदार्थ के कणों की संरचना अगर इसके बीच में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो ये अनंत गुण प्रदर्शित कर सकता है। किस गुण में कौन से फिजिक्स को किसको फॉलो करेगा उसका कोई निर्धारण ही नहीं किया जा
नैनो टेक्नोलॉजी को अनंत संभावना वाली क्या कहते हैं, तकनीक कहते हैं, अनंत संभावना वाली टेक्नोलॉजी कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद इसके अलावा देखिए क्या है कि इसमें वही वाली स्थिति है कि जैसे जैन धर्म का स्यादवाद एक है, आप लोग शायद पढ़े होंगे जैन धर्म का स्यादवाद। उसमें क्या है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मतलब कुछ भी है, कोई उसका वो फिक्सेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। जब हाथी को जब एक अंधा एक बूढ़ा एक गंगा जब इसे पकड़े सब तो क्या करें, ऐसे जो पैरों से पकड़ा तो कहा अच्छा हाथी से लंबा लंबा होता है, तो एक कोई पूंछ उसका पकड़ा हाथी का, कहा अरे हाथी तो रस्सी की तरह होती है, ऐसे पूंछ पकड़ा। फिर उसको सूंड भी पकड़ा, अंधे से सब सूंड पकड़ा, कहा अरे हाथी तो मोटा जैसे सूंड जैसा होता है कुछ, मतलब जो जिसके अलग अलग पार्ट पकड़े वही क्या कह रहे हैं, हाथी ऐसे होता है, समझ रहे हैं? तो उसी तरह से स्याद जो बाद है जैन धर्म का, उसी तरह से कि कुछ भी हो सकता है, कोई इसका लिमिटेशन नहीं। क्वांटम नैनो साइंस वही, नैनो साइंस यही है कि कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आज के लिए उम्मीद है कि आप लोगों के लिए इतना पर्याप्त है, इनफ है, और आप लोग समझ चुके होंगे कि वास्तव में ये नैनो तकनीक वास्तव में इसकी भूमिका से समझ चुके होंगे कि है क्या। और हमेशा हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो इसके पदार्थों के स्ट्रक्चर है, जो इसके पदार्थों का जो साइज है, स्ट्रक्चर कणों का जो साइज है वो किसके बीच में होना चाहिए, कितने मीटर के बीच में अगर है तो क्या है, या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे 100 नैनोमीटर और ये 1 नैनोमीटर, ठीक है, ये इसके मध्य है तो नैनो प्रौद्योगिकी। और हमने परिभाषित भी किया है कि पदार्थों का वह गुणधर्म, वह संरचना जो इसके मध्य में हो, वह किसके गुणधर्म को प्रस्तुत करेगी, नैनो प्रौद्योगिकी। मतलब बारीक उसको रगड़ के पीस डालते हैं। अब काजल है, काजल मान लीजिए ढुकता वाला काजल है, और उसको खूब आँख में लगाते हैं, उजाला उसमें आ जाती है, वो भी गुणधर्म प्रस्तुत करता है। भाई वो भी तो है क्या, वो भी तो कोयला है। अब एक कोयला आप जेब में रखने डरते थे, एक कोयला आप ऑलरेडी जेब में रखते हैं, एक कोयला आप अपनी आंखों में भी लगाते हैं। काजल लगाने से सच में रोशनी बढ़ती है, बढ़ जाती है, सुनता है नहीं, ऐसा नहीं लगाने से दिक्कत कम है, दिक्कत जाती है, दिखता कम है। उसमें जिंक की मात्रा जैसे मतलब काजल में जो है उसमें जिंक की मात्रा ज्यादा रहेगी तो दिक्कत है, ज्यादा होना नहीं चाहिए। काजल पारने वाला जो काजल जो बनाता है घर वाला क्रिस्टलाइज उसके अंदर होना करके चाहिए। वो किया जाता है। ध्यान दीजिए, हम तो नहीं, उसमें देखिए वो बता रही है ना जिंक की मात्रा ज्यादा नहीं, आपका और ज्यादा हो जाए क्या होगा, आँख छरछराएगी बहुत ज्यादा, होता है ना भाई, अंदर जो है उसको जलन होने लगेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, समस्या हो जाएगी, और कोई दिक्कत आ जाएगी आँख में। तो वो बहुत केयरफुली उसको मतलब संरचनात्मक रूप में ढालते हैं। एक जैसे हम ये जगह पूछना चाह रहे थे, हाँ। मतलब लगाने से बढ़ती है या बस उसको सुंदरता के लिए लगाया जाता है? नहीं, उसका माना जाता है कि उसके जो साइंटिफिक जो गुण होते हैं उससे थोड़ा बढ़ जाता है, रोशनी बढ़ जाती है। दीपावली दिन, हाँ दीपावली दिन नहीं लगाई, क्या करें।